तो मैं इस इंटरव्यू को इस तरह से लेके चलूँगा आगे, जैसे कि जो नए-नए एक्टर्स आ रहे हैं या जो लोग को एक्टिंग में इंटरेस्ट है, वो लोग को ये समझ आए कि जब आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप बम्बई आते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, आपकी जब शुरुआत होती है, तो बीच में क्या अच्छाइयाँ आती हैं, क्या बुराइयाँ होती हैं आपके साथ? मुझे वो सारी चीज़ों के बारे में मेरे दिमाग में जो भी सवाल आएगा, ठीक, वो मैं सारी चीज़ें पूछूँगा। हम जी, फ़िल्मों जी। के बारे में बात जी, करेंगे, हम जी। सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अब हमें ये बताइए, पंचायत के बाद क्या-क्या बदला है आपके लिए? मानसिक मानसिक रूप से भी और फ़िल्मों को लेके भी, सीरीज़ को लेके भी, काम को लेके भी? देखिए, अभी मेरे पास अच्छी अपॉर्च्युनिटी आने लगी है। अभी मैंने 2 अच्छे ऑडिशन दिए हैं और जो हम लोग जिनको भगवान मानते हैं, जो नए लोगों को काम देते हैं, जिनका नाम लेना चाहूँगा मैं, अनुराग कश्यप जी के फ़िल्मों का 2 ऑडिशन दिया है। अब रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए 12 साल बाद कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली ऑडिशन देने के लिए। और दूसरी बात ये कि जो नए लोग आ रहे हैं, एक बहुत गहरी बात है जो बहुत लोग दूर से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, पर फ़िल्म इंडस्ट्री चला कौन रहा है? फ़िल्म इंडस्ट्री नॉर्थ कैंपस चला रहा है। अगर आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, दिल्ली का जो नॉर्थ कैंपस है, डीयू उसके का? जो जी, डीयू का जो नॉर्थ कैंपस है, उसके जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वही सिनेमेटोग्राफ़र हैं, वही डायरेक्टर हैं और उनके बेस्ट एक्टर हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। हाँ। समझ गए आप? तो ये उनको लेके इंस्पायर हुए हैं और उनको लेके फ़िल्म बना रहे हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों क्योंकि है? वहाँ पर अध्ययन है ना। अच्छा। गहराई से चीज़ों को समझना है ना। हुँ। वो टीचर्स 40-40, 50-50 साल से उनके पास अनुभव है और उन कॉलेजों का 100-100, 150-150 साल का हिस्ट्री रहा है। अमिताभ बच्चन के एक्टिंग गुरु का नाम अगर आज की डेट में किसी से पूछा जाए, तो कोई नहीं बता पाएगा, मैं बताता हूँ। उनके एक्टिंग गुरु का नाम था डॉक्टर फ्रैंक ठाकुर दास, अच्छा। जो प्लेयर्स में इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफ़ेसर होके प्लेयर्स में जो ड्रामा हाँ, ग्रुप है उनका, हाँ। उसमें एक्टिंग सिखाते थे। अच्छा। और उसके बाद आए बहुत लोग और उसके बाद आए केवल अरोरा जी। तो केएमसी का जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हंसराज का एक ग्रुप है, हुँ। हिंदू का एक ग्रुप है, सेंट स्टीफन का एक ग्रुप है, ये लोग बहुत तेज लोग हैं। ये इंडस्ट्री चला रहे हैं, पर्दे के पीछे रह के। अच्छा। तो ये जो कि मुझे भी बहुत दिनों बाद समझ में आया। एक्चुअली मुझे तो 2001 में ही समझ में आ गया था, आफ्टर सत्या, हाँ। 98 आफ्टर सत्या, जब मनोज वाजपेयी बोला कि मैं रामजस से पढ़ा हूँ, तो मैं भी नॉर्थ कैंपस के बहुत चक्कर लगाया, पर हाँ। संयोगवश मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अच्छा। और केएमसी में 2 बार प्रयास भी किया मैंने, पर वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। फिर एक आया, नए लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली सस्ते में सबसे बेस्ट जगह है सीखने के लिए। अच्छा। दिल्ली, बॉम्बे प्लीज़ मत, ऐसे मत आइए। दिल्ली सबसे बेस्ट जगह है सस्ते में सीखने के लिए, ये बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो फिर बॉम्बे कब आना चाहिए? बॉम्बे आना चाहिए व्हेन यू प्रिपेयर। आपको बॉम्बे है मार्केट, यहाँ आपको काम आके करना है, यहाँ सीखना नहीं है, यहाँ सीखना नहीं, यहाँ काम करना है। सीखने के लिए दिल्ली में रहिए। सीखने हाँ। के लिए दिल्ली में क्योंकि एक से एक अच्छे टीचर दिल्ली में मिलेंगे, जिनके पास 40-50 साल का एक्टिंग सिखाने का अनुभव है। तो ऐसा बम्बई में क्यों नहीं है? बॉम्बे में नहीं है क्योंकि बॉम्बे में एनएसजी नहीं है ना। एक मिनिस्ट्री का जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा स्कूल बोला जाता है एनएसडी, आपको पता है क्यों? क्योंकि बाहर में आप पढ़ने जाइएगा, फीस लगता है। एनएसडी एकमात्र वर्ल्ड में ऐसी इंस्टीट्यूट है जो आपको स्कॉलरशिप देती है सीखने के लिए। अच्छा। स्कॉलरशिप देती है आपके ऊपर, रैंडमली 3 साल में लगभग 3 करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है। क्या ये केंद्र सरकार या राज्य केंद्र सरकार? सरकार अच्छा। का है। और ये जवाहरलाल नेहरू जी का इब्राहिम अलका जी के साथ बातचीत के बाद खुला हुआ इंस्टीट्यूट है।
अच्छा, समझा। तो उस समय से ये ऐसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है। अच्छा। और मान लीजिए जैसे एफटीआईआई, ये तो सारा टेक्निकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफटीआईआई का। वही हाँ। केएमसी वाले, हंसराज वाले वही तो क्रैक कर पाते हैं एफटीआई, या आर्थिक रूप से इतने संपन्न हो पाते हैं कि फीस दे पाए। अब 5 लाख रुपया आप बताइए कौन फीस दे पाएगा? एक नॉर्मल घर का बंदा दे पाएगा क्या? और एक से उसका इतना टफ होता है एफटीआई का कंपटीशन। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 3 बार खुद एफटीआई दिया हूँ, एग्जाम दिया, एंट्रेंस दिया। 1 बार क्रैक किया, 2 बार क्रैक नहीं कर पाया। अच्छा, वही एक्टिंग का ही था? एक्टिंग का ही था। हाँ। अच्छा, तो आप दिल्ली में कितने साल थे? मैं दिल्ली में, देखिए, मैं दिल्ली में 2001 में आईआईटी का एग्ज़ाम देने आया। अच्छा। तो उसके बाद जब मैं आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, मैं समझ गया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊँगा। मेरा उतना मजबूत नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो मैं बोला कि भाई जी नहीं होगा, बड़े भाई मेरे अच्छा, ये थे। फैमिली प्रेशर की वजह से दिया आपने आईआईटी? हाँ, मतलब आप इंजीनियर बन जाइए, जो होता है अपने मिडिल क्लास में। तो मैंने दिया, पर मेरे को लगा नहीं होगा। तो मेरे भाई अनुभव कर चुका था, वो जानता था दुर्गेश मत दे, दुर्गेश यहाँ एक चीज होता है थिएटर, तू थिएटर कर। अच्छा, उन्होंने पहले ही उन्होंने, देख लिया था कि हाँ, आपको एक्टिंग में ही जाना चाहिए? एक्टिंग में नहीं, हम लोग का सिर्फ ये था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अच्छा। कि 4 लोगों से अच्छे से बात कैसे किया जाए, कैसे किसी चीज को रखा जाए, इसलिए हमने थिएटर अच्छा। ज्वाइन किया। तो फिर हमने वो पहला वर्कशॉप अजय कटारिया जी के साथ किया, ताजमहल का टेंडर, मजा आया 50-60 दिन में। और बीसी पाल ऑडिटोरियम में हमने शो किया। फिर उसके बाद हमने तय किया कि हमें एनएसडी करना है। अच्छा। फिर उसके बाद हमने एसआरसी किया, एनएसडी किया, एनएसडी से फेलोशिप लिया, फिर रेपेट्री किया। तो लगभग 2001 से मैं 2013 तक वहाँ दिल्ली में काम करता रहा। एनएसडी में ही थे पूरा एनएसडी, मतलब एनएसडी के आसपास ही। अच्छा। पहले एसआरसी किया, फिर एनएसडी किया, फिर फेलोशिप, फिर रेपेट्री। तो मंडी हाउस तो मेन है, एनएसडी के कारण बहुत एक्टिव रहता है। तो वो हुआ। उसके बाद मुझे वहीं से आकाश डब्बास करके कास्टिंग एसोसिएट था एमसीसी का। अच्छा। जिसने एक ऑडिशन के लिए बुलाया और उसने मुझे पीके फिल्म का ऑडिशन लिया। अच्छा। तो पीके तो नहीं मिली, पर मुझे मिल गई हाईवे। 2014 21 फरवरी 2014 को आई। तो उसके बाद मुझे रेपेट्री ने निकाल दिया और मुझे बॉम्बे आना पड़ा। क्यों रेपेट्री निकाला? रेपेट्री का निकालने का ये है कि वो मेरे पास सरकारी 6 साल का जॉब था। अगर उस दौरान आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर लेते हैं छुट्टी लेके, तो वो गलत माना जाता, अनडिसिप्लिन माना जाता। तो रेपेट्री में क्या क्या चीजें होती हैं? रेपेट्री में ये चीज होती है कि रेपेट्री में आपने एनएसडी की ट्रेनिंग ली। अब ट्रेनिंग ले लिया, अब उसको अप्लाई कहाँ करें? तो वो अप्लाई करने की जगह है जहाँ प्रोफेशनली एक्टर को हायर किया जाता है, उनको तनख्वाह दी जाती है, 6 साल का परमानेंट जॉब होता है और आप बड़े बड़े प्ले करने के हकदार होते हैं। अच्छा। वो एक सरकारी नौकरी है। समझा। तो फिर हाईवे जब आपने की, तो एक होता है ना, हाँ मैंने एक फिल्म कर ली, शायद मुझे और काम मिलेगा। जी जी। लेकिन हाईवे के बाद आज 10 साल बाद आपको वो रिकॉग्निशन मिल रही है। जी जी जी। ठीक। तो हाईवे करने के बाद तब भी आपको काम मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था एक्टिंग को लेके? एक्टिंग को लेके मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मैं एक्टर उस समय भी था और मैं एक्टर आज भी हूँ। मेरा ये था कि काम कैसे पाया जाए। अरे वो भूख थी हर हाँ, समय। सिर्फ वो था। देखिएगा, आप मेरे IMDb चेक कीजिएगा, मैं काम कर रहा था। हाँ, वो तो शॉर्ट फिल्म में ये सब कर रहा था, पर वो रिकॉग्नाइजेशन जो मिलना होता है वो तो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो तो एक परिणाम है। मैं काम कर रहा था और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एक्टिंग थ्योरी, और मैं एक्टिंग थ्योरी पढ़ रहा था अपना चुपचाप। और परेशानी तो होती है ना, जब आपके पास आर्थिक रिसोर्स पूरा अच्छे तरह से ना हो तो वो परेशानी हो रही थी। पर मैं फिर भी घर के सपोर्ट से लगा हुआ था। और फ्रीकी अली, सुल्तान, फिर 2 अच्छे निर्देशक मिले, पुलकित और आशीष आर शुक्ला, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं मुझे। तो इस तरह से काम
चलता रहा। पुलकित ने ही वो बनाई है ना भक्षक। भक्षक, और अभी 31 को आई है 1.5 बीघा जमीन, हाँ, प्रतीक गांधी हाँ, की, हाँ। वो भी पुलकित जी का है। अच्छा, आप प्रतीक गांधी की बात है, आपको प्रतीक गांधी की एक्टिंग कैसी लगती है? बहुत बहुत अच्छी, बहुत बहुत नेचुरल करते हैं, हाँ। और बहुत मेहनत किया हुआ उन्होंने भी थिएटर में, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत एक होता है ना कि मैं तो नया एक्टर हूँ, मैं तो उतना बड़ा स्टार हूँ नहीं, पर मेरा कैरेक्टर देखिएगा 1.5 बीघा जमीन में उनसे हायर लेवल का है, तो उन्होंने पूरा स्पेस दिया मुझे कि हाँ दुर्गेश तुम खेलो, तुम करो। तो ये भक्षक में भी देख लीजिए, संजय मिश्रा कितने कद्दावर एक्टर हैं, पर उन्होंने मुझे स्पेस दिया कि हाँ दुर्गेश करो। तो सीनियर एक्टरों का तो यही होता है। भक्षक मैंने देखी, अभी जैसे बातचीत हो रही है ना आपसे, तो भक्षक देखने के दौरान पंचायत देखा जब मैंने, तो वो जैसे टोन है, जो टोनैलिटी है, जो एनर्जी आप डाल रहे हैं, जो आप कहीं ना कहीं, मुझे ये भी दिखता है पंचायत में भी और भक्षक में कि आपका जो कैरेक्टर है वो सहमा सा हुआ भी है कहीं ना कहीं। हाँ, वो डरा भी हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है ना। हाँ, वो इज नॉट ए कॉन्फिडेंट पर्सन कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। वो सहमा भी हुआ है कि कोई भी 2 थापड़, उससे बड़ा आदमी कोई भी उसको 2 थापड़ मार भी सकता है। तो वो बनाया हुआ है। हम पंचायत सीजन 3 देख रहा था मैं, कई लोगों ने बोला यार कि सीजन 3 में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना 1 और 2 में आया, लेकिन मेरा ये मानना है शो का नाम ही पंचायत है। हाँ। अब जो पंचायत में चीजें होती हैं, मार झगड़ा, पॉलिटिक्स, वो अब चालू हुआ है। हाँ। और ये पॉलिटिक्स दोनों पक्षों को, जो सही है वो गलत है वो बात की बात है, दोनों पक्षों को एक तरह से एक नेगेटिव रोल में ढाल देता है। हाँ। अब जैसे वहां पे वो जो शूट आउट वाला सीन होता है, ठीक, उसके बाद जो एंड सीन है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो एक आई थिंक वो अलग टोन सेट कर दिया है कि आने वाले सीजन में क्या चीजें होंगी। जी। आज के डेट में सवाल ये, जैसे पहले सवाल होता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अब प्रधान जी को गोली किसने मारी, वो ज्यादा इसलिए है नाम में क्योंकि वो उस तरह से बिल्डअप किया गया है शो का। और गांव में दादा लोग एक चीज नहीं समझ रहे हैं, हम आप इतने फास्ट बोल पा रहे हैं, हम आप इतना जल्दी ट्रैफिक पार करके आ गए, पर गांव में जाइए लोग बहुत निचैन से है, आराम से खेती हो रही है, तो वो मोशन तो पकड़ना पड़ेगा ना। जब आप गांव दिखा रहे हैं तो लोग बोलता है खींच गया, अरे खींचा नहीं, वो लाइव दिखाया जा रहा है आपको, आप बहुत स्पीड हो गए हैं। हाँ, गांव में लोग ऐसे ही पड़ा हुआ है, धान में, खेत में धान पड़ा हुआ है, अब कभी आएगा मजदूर तो उठा के ले जाएगा। गांव में लोग बहुत रिलैक्स हैं। वो प्रधान जी का जो पहला ही सीन है पहले सीजन में, वो आ रहे लोटा लेके आराम से, वही दिखाई रहा है वही दिखाई रहा है वो बात तो है, वही है। आप फिल्मों, आपको सबसे ज्यादा कौन कौन सी फिल्में पसंद आई हैं बचपन से? देखिए मेरी 2 फिल्में बहुत फेवरेट रही हैं। एक तो सत्या, हाँ, जो चेंज किया पूरा, और एक गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसने भी चेंज किया पूरा। और एक फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है अभिनय के लिए, वो है पान सिंह तोमर। हाँ, तो ये फिल्में हैं। देखिए मैं हॉलीवुड का भी नाम ले सकता हूँ, मैं ईरानियन फिल्म का भी, लेकिन मैं उन फिल्मों का नाम ले रहा हूँ जिसमें भारतीयता है, जिसमें भारत की कहानी है, जो यूनिवर्सल हो गई। पान सिंह तोमर क्या है, किसी को नहीं पता था, कौन था, किसी को नहीं पता था जब तक फिल्म नहीं आई थी, पर उसको कैसे बनाया है इरफान सर ने, जिंदा कर दिया, ऐसा लगता है पान सिंह तोमर। तो वो चीज मुझे बहुत पसंद आती, इस तरह की चीजें। अभी तक जितने भी आपने जितनी भी जगह काम किया है, जहां आप काम करने वाले हैं या शूट हो चुका है, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका पंचायत के अलावा सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस आपका कहाँ रहा है? बड़े प्रोडक्शन हाउस में, जैसे यशराज में। मैंने धर्मा की भी एक फिल्म की है, धड़क, देखिएगा, एक छोटा सा रोल किया है। अच्छा। तो यशराज, धर्मा
लोग बोलते हैं ना कि क्या है नहीं है, इनका प्रोडक्शन टीम भी बहुत अच्छा होता है। इनका वैल्यू बहुत अच्छा होता है, अच्छे से मतलब बेसिक बात बोल रहा हूँ, अच्छे से होटल में रखना, अच्छा-सा खाना आपको सर्व करना, अच्छा पेमेंट दे देना, हुँ, चाहे आपका छोटा ही रोल हो, आपको हुँ, दिया जाता है, तो वो भी चीज़ होती है। और मैं एक सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे हमारे 3 बड़े स्टार हैं शाहरुख, सलमान, आमिर खान। जी। इनकी फ़िल्में हिट होती हैं, तो हम लोग जैसे एक्टरों को फ़ायदा होता है। बताइए हुँ, कैसे? सलमान खान अगर हाथ ना रखते फिरकी अली पे, तो बनती क्या वो फ़िल्म? नहीं, शाहरुख खान अगर हाँ, हाथ ना रखते भक्षक पे, तो क्या बनती वो फ़िल्म? नहीं, हाँ, अगर आमिर खान हाथ न रखते लापता लेडीज़ पे, लापता हाँ, लेडीज़ पे, तो बनती क्या वो फ़िल्म? हाँ, तो इन लोगों की फ़िल्में हिट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग जैसे एक्टरों के लिए भी छोटी-छोटी फ़िल्में बनती हुँ, रहें। हुँ, समझा। अब लापता लेडीज़ की बात आई तो रवि किशन आए मेरे दिमाग में। आप बताइए रवि किशन के साथ काम करके आपको कैसा हो रहा अरे! था? वो बहुत माय डियर आदमी है, उनके साथ मैंने 2 काम किया है। अच्छा, एक काम देखिएगा नेटफ्लिक्स पे है बॉम्बेरिया, अच्छा, जिसमें वो सुपरस्टार बने हुए हैं और मैं उनका पीए बना हुआ था। अच्छा, और इस फ़िल्म में वो इंस्पेक्टर बने हुए हाँ, हैं और मैं हुँ, उनका हवलदार बना हुआ। तो हुँ, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी रहती है। वो बहुत मज़ाक भी करते हैं, "तू पका हुआ आम है, तुझे अब गिर जाना चाहिए, तू गिर नहीं रहा है।" तो इस तरह की बातें वो मुझे बोलते रहते हैं। अच्छा, वो मतलब लापता लेडीज़ में वो मुझे आपके कैरेक्टर में इनोसेंस दिखता है वो, हाँ, कि हाँ, यार मतलब इतना इनोसेंट हाँ, भी हो जाता है, हो सकता है हाँ। कोई कि बोले बहुत दूर जाएगी। हाँ, हाँ सर, 800 किलोमीटर दूर तो यहाँ से है। वो खुद ही हँस देते हैं तो उसमें खुद ही वो। हँस देते हैं। समझ गया। हाँ, तो जैसे हाईवे हाईवे की बात आई, रणदीप हुड्डा हैं उसमें, आलिया भट्ट हैं उसमें। तो एक तो जैसे आलिया भट्ट की जब बात आती है, तो ये जो टर्म है नेपोटिज़्म, हुँ, ठीक, वो हर इस एक स्टार किड से जुड़ा होता है, ठीक है। मैंने पर्सनली ये फ़ील किया है कि आलिया भट्ट की एक्टिंग हुँ। ओवर द इयर्स बहुत अच्छी हुई है। बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई। तो आपने हाईवे में उनके साथ काम किया, उनका वो स्टार्टिंग पॉइंट था हुँ। एक तरह से, ठीक। आज के दिन में जब उनकी एक्टिंग को देखते हैं आप, अगर हम थोड़ा-सा और थ्योरेटिकल टर्म्स में जाएँ, तो आपको क्या-क्या चेंजेस दिखे हैं उनके में? वो बहुत मैच्योर हुई हैं, वो अब साइकोलॉजी पे काम कर रही हैं, वो हुँ, अच्छे साइकोलॉजी मनोविज्ञान लगा पा रही हैं और उनको इतने अच्छे-अच्छे रोल बने आर्क बने हुए रोल मिल रहे हैं, बस हम लोग बोलते हैं ना जो आपके सामने खीर-पूरी रखा हुआ है, आपको गप-गप खाना है हुँ, बस। हुँ, तो ये उनके साथ चल रहा है। जैसे कि आप बोलेंगे पंचायत में दुर्गेश तूने कैसी एक्टिंग की? तो मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ा और मैं समझा अरे ये तो खीर-पूरी रखा हुआ है, गप-गप खाना है मुझे बस। हुँ, अब इस पे मैं बेस्ट उदाहरण देता हूँ, जहाँ आप बोल देंगे कि एक्टिंग क्या है? हुँ, फ़िल्म स्कूल की ही एक एक्सरसाइज़ है, जिसमें बोला गया था कि एक दूर गाँव के किसी किसान को लाओ हुँ, और पूरे कैमरे पे उस किसान का चेहरा रखो, रख दो। हुँ, उसको कुछ मत करने बोलो और उसको पीछे से शव यात्रा निकालो। अच्छा, निकाला बैकग्राउंड से शव हाँ, यात्रा। लोगों ने बोला अरे इसके चेहरे पे दुःख दिख रहा है। हाँ, फिर कुछ देर बाद बोला इसके पीछे से बारात को गुजारो, शादी वाले बारात को गुजारो। शादी वाला बारात गुजरा, तो बोला अरे इसके चेहरे पे सुख दिख रहा है। हाँ, तो एक्टर का इतना ही काम होता है। अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लें खुद को। नहीं, आप कुछ मत करो। अच्छा। वो तो किसान था, वो तो एक्टर भी नहीं था। ऑडियंस खुद ही आप इंटरप्रेट कर फ़िल्म लेगी। स्कूल के किसी भी बंदे को देखिएगा, वो कभी भी ट्रेन्ड एक्टर को कास्ट नहीं करता। वो ओरिजिनल कैरेक्टर उठा के लाता है और उसको हुँ, कास्ट क्योंकि वो ट्रेनिंग पे बिलीव नहीं करता। वो बोलता है मुझे ओरिजिनल कैरेक्टर को मैं 10 टेक करवा हाँ, के करवा लूँगा। आप हाँ, एफटीआई जाइए, आप एसआरएफटीआई जाइए, आप दुनिया के किसी स्कूल जाइए। बहुत बड़ी लड़ाई थी एक्टिंग की तभी जाके एक्टिंग का कोर्स बंद हुआ था एफटीआई में। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। क्यों बंद हुआ था? कि एक्टर बोल रहे थे कि हम एक्टिंग की ट्रेनिंग लिए हैं, हमें क्यों नहीं कास्ट करते आप?
और डायरेक्टर बोल रहे थे हम आपको कास्ट नहीं करेंगे। सत्यजीत रे ने अपने फिल्मों में कभी किसी ट्रेंड एक्टर को कास्ट नहीं किया, हाँ सब ओरिजिनल कैरेक्टर उठा उठा के कास्ट किया। तो एक्टिंग की एक बहुत बड़ी लड़ाई है, उस फिलॉसफी में न जाए, जो काम मिल रहा है उसको आराम से करें, यही है। समझा। अरे एक चीज और होती है ना, जैसे एक तो हो गया आपका एक स्ट्रगलिंग पॉइंट चल रहा है। अब जैसे स्ट्रगल की बात है, मुझे ये सवाल आपसे पूछना था। रघुवीर यादव अपने एक इंटरव्यू में बोलते हैं स्ट्रगल जैसा कुछ है नहीं, ठीक। और फिर लगभग कई लोग जिनका भी कंटेंट कंज्यूम किया, इंटरव्यू देखा, कई लोग बात करते हैं यार मेरा स्ट्रगलिंग फेज था, ठीक। तो आप उनके उस बात से सहमत हैं, नहीं है, क्या है आपका उसके ऊपर देखिए, विचार, वो बड़े बताइए। लोग जो बोल दिए उसको मान लेना चाहिए, पर मैं अपना अनुभव बताऊंगा। एक्टर जीवन भर स्ट्रगल करता है। अगर एक्टर जीवन भर स्ट्रगल नहीं करता तो अमिताभ बच्चन को क्या जरूरत है आज काम करने की। अगर एक्टर जीवन भर, जो अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर, बंदूक उठा के गोली मारने वाला, आज वो अश्वत्थामा करता। अगर स्ट्रगल नहीं है एक्टिंग में, अब दूर के प्रोस्पेक्टिव में देखिए, लोग बोलते हैं काम की भूख, काम की भूख नहीं है, वो है जिंदा रहने की भूख। अच्छा। वो भी तो कितने बड़े स्टार थे, हाँ कितने बड़े स्टार हैं आज की डेट में भी, हाँ। लेकिन वो लगे हुए हैं ना। ये तो जीवन भर चलने वाला स्ट्रगल है, ये मेरा मानना है। जिंदा रखने के मतलब आप एक्टिंग करते रहेंगे तभी आप जीवित फील करेंगे ना। अच्छा हाँ। जीवित। और दूसरी बात ये कि वो पा जैसी कहानी भी करते हैं, पीकू जैसी कहानी भी करते हैं, जहां वो देख रहे हैं कि इरफान जैसा एक्टर भी आ रहा है। वो 3 जैसी फिल्में करते हैं जहां वो देख रहे हैं कि नवाज जैसा एक्टर भी आ रहा है, तो वो भी तो उस कंपटीशन में लगे हुए हैं, नहीं मुझे भी अपडेट रहना है लोगों की तरह। तो स्ट्रगल तो है ना भाई। अमिताभ बच्चन जब स्ट्रगल से 9 फिल्में फ्लॉप दे चुके थे, वो उसके बाद जंजीर मिली उनको, स्ट्रगल कैसे नहीं है आप? अब बताइए स्ट्रगल कैसे नहीं है? अच्छा, ये बनराकस और विनोद की रियल लाइफ फ्रेंडशिप कैसे चालू हुई थी? रियल, ये तो हम लोग वर्सोवा गांव में मैं पहली बार आया, तो मैं अशोक पाठक दा को जानता था, उन्होंने मेरे काम देख रखे थे, मैंने भी उनका काम देख रखा था, तो हम दोनों को पसंद था। मैं पहला सीजन करके आया था तो दादा को पसंद आया था, यार अच्छा बना है। फिर दूसरे सीजन में विनोद का कैरेक्टर का ऑडिशन आया उनको, तो उनके बाद बहुत लोग विनोद का ऑडिशन दे रहे थे, तो मैंने भी एक लड़के की मदद के लिए विनोद का ऑडिशन तैयार करवाया। तो मुझे गुलशन बोलता है कि दादा आपका रोल तो 20 दिन का हो गया है, तो मुझे अच्छा लगा। गुलशन कौन है? गुलशन है एसोसिएट कास्टिंग वे में एक, अच्छा, एसोसिएट पंचायत का। तो उसने बोला कि आपका तो 20 दिन का रोल हो गया। तो फिर मैंने बोला थैंक यू यार, मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर दादा ने बोला कि विनोद में मेरा हो गया है, तो हम लोग 2016 से मित्र हैं, 2016 से। समझा। तो सीजन 4 में कितना समय और है? नहीं ये तो नहीं बता सकता, अभी बहुत बिगिनिंग स्टेज में। अच्छा, अभी राइटिंग ही चालू है? राइटिंग। अच्छा, समझा। तो जैसे चंदन भाई ने बोला था सीजन 5 तक तो आएगा। अब वो उन्होंने बोला था तो आएगा, पर मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आएगा। अब जैसे आप गांव में रहे हैं बचपन से और अपने पंचायत की, तो किस लेवल तक पंचायत ने वो बार सेट कर लिया कि हाँ हम उस लेवल तक का थोड़ा बहुत तो दिखा पाए ऑडियंस को, जैसे गांव में एक्चुअल चीजें होती हैं? अभी बहुत कहानियां बाकी है इसमें, तो मैं बोल सकता हूँ कम से कम 10 सीजन बन सकता है। अच्छा। वो द्वार चंदन कुमार जो राइटर हैं, उन्होंने खोल दिया है कि अगर सिर्फ पंचायत के एक्टरों को बैठाया जाए और उनके गांव का एक्सपीरियंस लिया जाए, तो 10 सीजन तक तो आराम से चले जाएगा। 10 सीजन तक आराम से चले जाएगा। अभी एक फिल्म आई है किल, बोलते हैं बहुत अच्छी फिल्म है, मार धार,
अनुराग कश्यप जी भी बनाते हैं मारधार। हाँ। लास्ट सीन याद होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर का, कि मशीन गन से मार रहे हैं और हाँ। ऐसे से टो टो टो। हाँ। अभी मैं एक सीन बताता हूँ, कोई भी निर्देशक ले सकता है उस सीन को। गांव क्या होता है मैं बताता हूँ। एक गांव है, उसमें 2 पहलवान है, 2 पहलवानों का गिरोह है। ठीक है। तो पूर्वा का हवा चल रहा है। हाँ। तो एक जो कमजोर पहलवान का ग्रुप है, वो क्या बोलता है कि हवा किधर चल रहा है, तो बोलता है पूरब की तरफ। तो मिर्ची लाओ, मिर्ची पाउडर लाओ। मिर्ची पाउडर हवा में उड़ा दिया, तो सबके आंख में लगा, पट 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 पट, सब आंख मोड़ के भागा। एक गड्ढे में एक उस गांव का जो सबसे मजबूत पहलवान था, वो गड्ढे में फंस गया। ठीक है। फंस गया तो सब भागे। इस गांव का जो एक मजबूत पहलवान था, उसने भाला लिया और मारा पेट में, और देखिए हाथ को ऐसे रगड़ा और खींच लिया, अतरी भोतरी सब बाहर। उसके बाद जो पहलवान को मार दिया, वो पहलवान ने पूरा अतरी भोतरी पेट में डाला, तौलिए से बांधा, कोर्ट में गया, हाजिरी दिया, केस करवाया और तब मारा। ये कहानी कहाँ से आएगी भाई? गांव में कुछ देखोगे तब तो आएगी। ये असली में हुआ ये है। असली में हुआ है। अब गांव का नाम नहीं बताऊंगा ये। अब इससे विभत्स क्या होगा बताइए? अंतड़ियां बाहर आ गई, उसने अंदर डाल ली। अंदर डाल लिया, कोर्ट में जाके बोला। बाप रे। कुछ नहीं है किल फिर। अरे बाप रे बाप। आपने देखी किल? कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म है, पर भी बहुत स्कोप है। क्राइम में बहुत स्कोप है। हमारे गांव में क्या हुआ आपको बताता हूँ किस्सा। हमारे गांव में क्या हुआ, एक आदमी पर एक आदमी ने बंदूक चला दिया, और अब केस में बोला कि बंदूक चला दिया हम पे। ये है अंग्रेजों के जमाने की बात। अंग्रेजों के जमाने की बात, बंदूक चला दिया। बंदूक चलाने के बाद उसने क्या किया, उस बंदूक को उसी गांव में ऐसी जगह छुपाया कि आज 2024 चल रहा है, आज तक पता नहीं है कि वो बंदूक कहाँ है। केस चल रहा था। अब बताइए, वो बचा हुआ है। वो सब घूम रहे हैं कि केस, हाजिरी लगती है, कोर्ट में तारीख पे जाते हैं, बोलते बंदूक तो था ही नहीं, और बंदूक अपने गांव में दबी हुई है। हाँ, तो मतलब अगर स्ट्रगल दिखाना हो आप गांव चले जाओ, मारपीट दिखानी हो आप गांव चले जाओ। आपको अनुराग कश्यप की कौन गैंग्स ऑफ वासेपुर के अलावा? नहीं, मुझे उनकी सारी फिल्में, अच्छा, मैंने उनकी देखी थी। एक शॉर्ट फिल्म थी महाकाली टू महालक्ष्मी, यूट्यूब। हाँ, बहुत अच्छी लगी, मैं अंदर से हिल गया। जब देखिए मैंने सुई मारते हैं और बोलते हैं कि अब तुम आराम से मर जाओ, वाह, अंदर से सिहर गया। वो शॉर्ट फिल्म भी देखा हुआ, ब्लैक फ्राइडे देखा हुआ, गुलाल देखा हुआ। मुझे सबसे अच्छी फिल्म लेकिन अनुराग कश्यप की जो लगती है वो देवडी। हाँ, मुझे भी देवडी लगती है। वो फिल्म में कुछ है, अरे अलग है वो। हाँ, अलग है वो। मतलब वहाँ शादी के दौरान वो नवाज हैं, सब वो गाना गा रहे हैं, वो बैंड वाले, फिर वो बार में डांस हो रहा है। माही गिल का क्या दिखाया है, माही गिल, ओहो। और अभय देओल वो अभिनेता है जिनकी फसल बहुत लोग आज काट रहे हैं। अभय देओल 10 करोड़ 20 करोड़ वाली फिल्म है ना, उसका सुपरस्टार अभय देओल शुरू हुए थे, पर जिसकी फसल आज नए अभिनेता काट रहे। मतलब कहने का मतलब है कि 10 करोड़ में हिट फिल्म देना, एक होता है 100 करोड़ वाली फिल्में, एक होता है 10 करोड़ वाली फिल्मों में अच्छी कहानी डाल के, ओए लकी लकी लो, देवडी लो, इस तरह की फिल्मों का शुरुआत अभय देओल सर ने किया था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी बहुत समय हो गया कि हमें अनुराग कश्यप की कोई इस लेवल की फिल्म दिखी नहीं है?
नहीं, वो बीच में पता चला ना, उनका इंटरव्यू भी देखा, बीच में पता चला वो भी बीमार रहे बहुत लंबे समय तक। उसके बाद अभी उनके कुछ अभी काम चल। महाराजा आई है, हाँ, महाराजा में एक्टिंग बहुत अच्छी है हाँ, उनकी। फिर कॉप भी बैड किया, कॉप बैड आई, कॉप हाँ। भी किया, तो वो अब रिवाइव हो वो गए हैं, नेगेटिव तो कैरेक्टर मत सुनो, अब वो रिवाइव कर चुके हैं, अब वो कुछ क्रांति करेंगे ही। वो बॉलीवुड के भी विलेन बन रखे हैं अभी और फिल्मों में भी। हाँ। मजा है। आपको कौन-कौन से डायरेक्टर्स बहुत सही आज के दिन लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे लगते हैं दिवाकर बनर्जी, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप और अ, नए में अपने ये रेड वाले डायरेक्टर हैं राजकुमार गुप्ता, देवाशीष मखीजा और फिर से रजत कपूर, आंखों देखी जिनकी है। तो ये डायरेक्टर और भी बहुत हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, पर इस तरह के निर्देशक मुझे बहुत पसंद। तो क्या रीजन लगता है कि आपको यही सारे डायरेक्टर्स क्यों पसंद है? क्योंकि इनकी फिल्म्स बहुत सिमिलर सी हैं, सिमिलर लाइंस पे है कोई। इनकी फिल्मों में ये है ना कि ये नए लोगों को काम देते हैं, उस सेंस में नए लोगों को काम देते हैं। क्योंकि नए लोगों को क्यों काम देते हैं कि नए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। स्टार के साथ एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते, नए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग का भी थोड़ा योगदान हो। ऐसा कोई है कि जिसके साथ आप बहुत समय से काम करना चाह रहे थे और आपको काम मिल गया उनके साथ? मिल गया है, लेकिन वो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मिल गया है और कर रहा हूँ मैं। आपको क्या लगता है कि अब जिस पटरी पे है आपकी ट्रेन, जी, वो पटरी कितनी लंबी है और ये रास्ता कितना लंबा जाएगा? ये सब तो नहीं पता दादा। मैं तो बिना काम के भी बॉम्बे में सालों साल रहा हूँ, और मैं काम है तो भी मैं रह रहा हूँ। मुझे मेरा अपना आइडियली पूछिएगा ना, तो मेरे बेस्ट एक्टर जो पहले तो मनोज वाजपेयी रहे, फिर इरफान सर रहे, फिर नवाज सर, पर आज की डेट में इतना स्ट्रगल करने के बाद मैं क्या मानता हूँ खुद को, मनोज पावा, विजेंद्र काला, गजराज राव, संजय मिश्रा, इन लोगों का जो देख रहे हैं फिल्मोग्राफी, उस तरह का मैं काम चाहता हूँ। मुझे ना कोई बड़ा स्टार बनना है, मुझे कोई लीड रोल का शौक है, मुझे ना कोई रोमांटिक रोल का शौक है। मुझे है कि इन लोगों की कैसी फिल्मोग्राफी चल रहे हैं ये लोग, और हमेशा चलते रहेंगे ये लोग। तो इस तरह के अभिनेताओं की कैटेगरी में मैं आना चाहता हूँ। नहीं, आपकी अलग कैटेगरी बनेगी। अरे आप हम लोग को ये अरे देखिए, जैसे आज के समय ना सोशल मीडिया पे जैसे लोग बोलते हैं यार कोई भी फेमस हो जाता है, कोई भी वायरल चला जाता है, लेकिन सोशल मीडिया की आई थिंक सबसे बड़ी ताकत एक चीज़ और है कि जब कोई बहुत ही डिफरेंट कैलिबर का आर्टिस्ट दिख जाता है लोगों को, या मतलब लोगों के दिल को छू जाता है अलग तरह से ना, तो फिर वो जो छाप छोड़ के जाता है, वैसा आई थिंक उसके पहले या उसके बाद उस लेवल का छाप छोड़ना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। तो वो फिर अलग कैटेगरी बन जाती है किसी एक कैटेगरी में। जैसे आपने जिनका भी नाम, मनोज पावा जी का नाम लिया, गजराज राव जी का नाम लिया, मे भी शायद हो सकता है कि उनके कैरेक्टरिस्ट, मतलब अगर आपको उसमें कैटेगरी में डाला जाए तो मे भी कैरेक्टरिस्टिक आपकी बहुत लिमिटेड हो जाएगी। हाँ। लेकिन अगर दुर्गेश कुमार एक इकलौते ऐसे हैं, तो वो वही है ना, जैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कोई लोग, तो एक्सप्लोरेशन की जो संभावना रहेगी वो बहुत अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड है। हाँ जी। तो जैसे हमने डायरेक्टर की बात की, आपने कहीं तो बात की, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कहीं तो आपने बात की थी कि मनोज बाजपेयी ले लो, पंकज त्रिपाठी ले लो, ये सब दिल्ली के ही हैं, एनएसडी से। वो इनके अंदर पागलपन है। जी, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। वो पागलपन से मेरा अर्थ कतई नहीं था कि वो पागल है। उनसे मेरा वो उस जुनून के लेवल तक है। अच्छा, ये लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया। लोगों ने बताइए, लोगों ने ये बोल दिया कि वो पागल है बोल रहा है, तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सॉरी भाई, किसी को अगर मेरी बात से बड़े लोगों को या छोटे लोगों को या मेरे बराबर के लोगों को बुरा लगा हो, तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ।
और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये एक बार आग्रह ज़रूर करना चाहूँगा। लेकिन मेरा हाँ, पागलपन कहने का मतलब ये नहीं नहीं था वो कि मैं समझ गया हाँ, था वो बात। वो पढ़े हुए लोग आसानी हाँ। से समझ सकते हैं कि वो एक जुनून की बात कर रहा था। आपको क्या लगता है अगर किसी को अगर एक्टर बनना है या कोई बोल रहा है मुझे एक्टर बनना है, तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिससे वो मतलब एक्टिंग के भावना से नहीं बोल रहा हूँ मैं, हुँ, पर्सनैलिटी बेसिस पे मैं पूछ रहा हूँ कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर उसको एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर बनना है? क्योंकि आपको पता है बीच-बीच में क्या चीज़ देखनी जी, पड़ेगी। जी, जी। सबसे बड़ा 3 चीज़ है, आपका इकोनॉमिक्स अच्छा होना चाहिए, आपका मेंटालिटी और साइकोलॉजी, ये तीनों अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप लंबे समय तक टिक पाने के पेशेंस हो, तभी आइए। ये जो एक ग्राफ है, आप एक्टर कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास थोड़े पैसे हों, आप मजबूत आदमी हों, दिमाग से, शरीर से, और साथ में आप लंबे समय तक 10 साल, 12 साल, 25 साल आप सर्वाइव कर पाएँ, तभी आइए। किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप, हुँ। सब लोग वही टिके हैं जिनका ये सब सही था। अब पता है हम इस चैनल पे ना कोई भी आए, कोई हुँ, भी गेस्ट आए, एक्टर आए, डायरेक्टर आए, हाँ, मैं अपने प्रोफ़ेसर लोग को भी लाया हूँ। हम लोग बात करते हैं फ़िल्मों के बारे में, हुँ, वेब सीरीज़ के बारे में कि मतलब आप रिकमेंड करें ऑडियंस को, जो आपको पसंद आई कि वो भी देखना चाहें। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कौन-कौन सी ऐसी फ़िल्में हैं जो आपको पसंद आई हैं? जैसे आपने पान सिंह तोमर जी। बोला, ये जो मतलब नई फ़िल्मों में भी जो पिछले 5-6 साल में आई हों, जो अभी रिसेंटली आई हों, भले भारत की हों, चाहे बाहर की हों, ठीक है? वो स उन सारी फ़िल्मों के बारे में मैं जानना चाहूँगा, आपको कौन-कौन सी फ़िल्में पसंद है वैसी? मैं एज़ ए एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही फ़िल्म रिकमेंड करता हूँ, पान सिंह तोमर। उसे बार-बार देखिए, बार-बार देखिए और बार-बार देखिए। जितनी बार देखिएगा उतना नया लगेगा। हुँ, तो एक फ़िल्म है एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं उस फ़िल्म को बार-बार देखता हूँ और हर बार मैं समझता हूँ कि वो पान सिंह तोमर आप कैसे बिलीव कर लेते हो, जबकि आप जान रहे हो कैमरा लगा हुआ है और एक कट के बाद दूसरा कट लगना है। हुँ, इतना बिलीवेबल कैसे बना दे रहा है? हुँ, ये सिर्फ़ ये ढूँढिए कितने कट हैं, क्या इमोशनल कंटिन्यूटी है, ये सब पूरा देखिए, डायलॉग्स क्या हैं, ये सब देखिए। एक फ़िल्म, एक प्ले अगर आप जीवन में 100 बार करें, एक फ़िल्म को 100 बार देखें, तो शायद आप कहीं पहुँच सकते हैं। मेरा ये मानना है। आप वेब सीरीज़ देखते हैं? मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ, जैसे मैंने सेक्रेड गेम देखा था। हाँ, फिर पार्ट 2 देखा, फिर जमतारा देखा, हुँ, तो मैं कुछ सेलेक्टेड ही देख पाता हूँ। अच्छा। तो आप फिर जैसे फ़िल्मों को आप ज़्यादातर एक्टिंग के बेसिस पे ही देखते जी, होंगे? जी, जी, जी। मेरे पास दुनिया में जितने ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर एक्टर हैं, उन वो का, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वो, ये सब मैंने एक पेन ड्राइव में रखा हुआ है और मेरे लैपटॉप में है। मैं कभी भी 2 सीन निकाल के देख लेता हूँ। मैं पूरी फ़िल्म नहीं देखता, 2 सीन जो किताबों में लिखा हुआ है कि इस सीन को देखा जाए, इस सीन को देखा जाए, वो सीन निकाल के मैं देख लेता हूँ। जितने लोगों को ऑस्कर मिला है, वो मेरे पास एक फ़िल्मोग्राफ़ी है, वो मैं देखता रहता एज़ एन एक्टर वो आपको कैसे हेल्प करता हूँ। है? एज एन एक्टर बस मैं समझता हूँ कि 38 साल में मार्लन ब्रांडो ने क्या किया? 38 साल में एंथनी हॉपकिंस ने क्या किया? हमारा रिसर्च ये होना चाहिए कि 38 साल में वो क्या कर रहे थे और 38 साल में मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, ये अच्छी एक्सरसाइज़ लगी। हाँ, हाँ, सही है, सही है। वैसे आई थिंक अब जैसे मुझे डायरेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है, हाँ। तो फिर मैं वो डायरेक्टर के लेंस में जी, देख सकता हूँ जी। कि हाँ, 20 साल की उम्र में ये क्या कर रहे थे, ये ये क्या या क्या ये कहाँ थे? कहाँ आप किताबें पढ़ते हैं? मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। मेरी बेस्ट सब्जेक्ट है एक्टिंग थ्योरी, तो मैं वो पढ़ता हूँ। मेरे गुरु हैं रॉबिन दास जी, जिनकी अभी गोट लाइफ फ़िल्म आई है, उसमें भी है वो, बहुत अच्छे। अब सोचिए 45 साल अभिनय सिखाने के बाद, डिज़ाइनिंग सिखाने के बाद, इतनी भूख है उनमें कि आज भी अभिनय कर रहे हैं। इसको क्या बोलिएगा?
यानी इंडिया का 140 करोड़ में एक आदमी है जो सीनिक डिजाइन का मास्टर आदमी है। सीन कैसे बनना चाहिए स्टेज पे, उसका मास्टर आदमी है। एक आदमी एकलौता, उड़ीसा का रॉबिन दास, प्रोफेसर रॉबिन दास जी, और वो आज फिल्मों में काम कर रहे हैं। मेरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा के, मतलब मेरी कॉम के फादर का कैरेक्टर किया है उन्होंने। तो इसको कौन सी भूख बोलिएगा आप? वो भूख कंसिस्टेंटली है, तभी एक एक्टर और निखर रहा है। हाँ, समझ आ। हम मुझे जानना है ना कि जैसे हाईवे हो गया, लापता लेडीज हो गया, भक्षक हो गया, और भी जो छोटे छोटे रोल्स आपने किए, वो रोल्स करते वक्त और उन रोल्स को करने के बाद जो आगे काम मिला, क्या आपकी एक्टिंग बेटर हुई? और बेटर होते, अगर हाँ, अगर आपका जवाब है यस, तो क्या वो बेटरमेंट से आपके मानसिक रूप में कुछ चेंजेस आए पॉजिटिव वे में? जी हाँ, मतलब हर बार जब मैं कैमरे के सामने जाता हूँ, तो मेरे लिए चरित्र नया होता है, मेरे लिए लेंस नया होता है, मेरे लिए ग्रुप नया होता है। हर बार मैं नया सीखता हूँ। जैसे मेरे छोटे-छोटे सीन्स बहुत वायरल हुए, पाब्लो यादव हो, शंकर हो, ये सब मेरे बहुत वायरल हुए। तो वो सब में हर में मेरे ग्रोथ। अब मुझे थोड़ा-थोड़ा कैमरे की समझ, डबिंग की समझ, प्रॉम्प्टिंग की समझ, लाइटिंग की समझ, इन सब पे ध्यान आकर्षित होने लगा है। अभिनय के सामने, कैमरे के सामने कितना रियल रहना है, कैसे बोलना है, नहीं बोल, ये सब समझ आने लगा है। हम लोग तो एक्सप्रेसिव आदमी है, बिहार से हैं, ऐसे करके बात करते हैं, पर कई एक्टर को देखिएगा, हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप? जी हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो अंतर दिखता है ना, तो आप कितने ऑर्गेनिक है वो आराम से दिख जाता है। तो अपन तो ऑर्गेनिक आदमी है, जैसे हैं वैसे हैं। कैरेक्टर मिलता है तो करते, नहीं मिलता है तो नहीं करते। जैसे आपने तो ये बताया कि हाँ, आप काम करना चाहते हैं, आपको काम मिलता रहे, जी, आप जी। एक्टिंग करते रहेंगे, लेकिन सबकी एक कोई ना कोई होता है कि यार कम, जैसे आपने बात की थी डिजिटल कमेंट्री पे ही कि यार जो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, हाँ, हाँ। उसके हिसाब से अगर मुझे कैरेक्टर मिल गया, तो कांस में आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड ला सकते हैं। उसको आप थोड़ा और डिटेल में समझाइए ना। उसको ये है कि आज की डेट में एक्टरों का जो काम है, वो बहुत और बढ़ गया है। एक्टर का काम बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि आपको डायलॉग याद नहीं करना, टेलीप्रॉम्प्टर है, डायलॉग लिखा हुआ आ रहा है। अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो डबिंग है, वहाँ आप सुधार सकते हैं उस चीज़ को। तो आप अभिनय कीजिए ना भाई, तब तो आप अभिनय कीजिए ना, दिखाइए ना अपना चरम। आपको तो डायलॉग भी नहीं याद करना, टेलीप्रॉम्प्टर ऐसे-ऐसे पढ़ के ऐसे-ऐसे बोल दीजिएगा। लेकिन अब अभिनय दिखाइए ना, फिर दिखाइए ना साइकोलॉजी, क्या करता है आदमी, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। नहीं, अभी मैं बहुत रिलैक्स हूँ, अच्छी एसी की हवा लग रही है, अच्छा चाय पिया, ये चलता है ना दिमाग में भाई। साइकोलॉजी पकड़िए ना आप, साइकोलॉजी क्यों नहीं पकड़? फिर आप वो कैरेक्टर के इमोशंस में हाँ, चले। जाइए ना उसके डीप में आप। तो जैसे ना कई सारे इंटरव्यूज में, कई सारे, मैंने जानबूझ के ज़्यादा इंटरव्यूज आपके देखे नहीं, अच्छा। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं होता है अरे यार ये तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मैं क्यों ना पूछूं। बट मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे आपके डिप्रेशन के बारे में बात हुआ है, जैसे आपने मेंटेलिटी की बात की, साइकोलॉजी की बात की, कहीं ना कहीं उसी उसी वजह से आपको और एश्योरेंस मिला कि हाँ क्या क्या चीज़ें सही करनी है, जी, ठीक। तो वो जो डिप्रेशन वाला फेज था, जी, जी। लोगों को पता है कि वो कैसे आया, क्यों आया, आपने उससे फाइट कैसे की, मुझे वो जानना है। जी, मैंने फाइट की ऐसे सर, क्योंकि 1 घंटा होता है समय। 1 घंटा बीता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 2 घंटा बीता,
3 घंटा बीता, 24 घंटा, मैं हमेशा यही बोलता रहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो मुझे एक ही आदमी लगता है इस दुनिया में जो कोई भी आपको बचा सकता है, वो है आपकी माँ। ठीक है। मैं तुरंत फ्लाइट का टिकट लिया, घर चला गया और माँ की गोद में सोता था, खाता था और सोता था, खाता था और सोता था और मेडिकेशन लेता था। तो इस तरह से मैं फैमिली वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उससे रिवाइव कर पाया। तो आप साइकियाट्रिस्ट लोग की हेल्प लेते जी, थे? जी, जी। निखिल निखिल राव करके एक डायरेक्टर हैं, डॉक्टर हैं डीएन नगर में। अच्छा। उनसे चेक, सबसे पहली डॉक्टर थी जब एनएसडी में मिली थी, रानी डी भाटिया, जो आजकल बड़ौदा में रहती हैं, राम मनोहर। उस समय सेंट स्टीफन में वो डॉक्टर थी, तो उनसे कंसल्ट किया था, रॉबिन दास जी ने करवाया था। फिर उसके बाद वो बड़ौदा चली गई, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, बोला बड़ौदा आओ मिलो, तो थोड़ा दिक्कत हुआ, जा नहीं पाया मैं। तो यहाँ पे मुझे एक डॉक्टर मिले, निखिल राव, जो मेरी बहुत अच्छी से मदद किए और मैं अच्छे से शूट कर पाया और फिर मैं घर चला गया। तो जैसे मान लीजिए आज के दिन लोग डिप्रेशन से मतलब आज ऐसी दुनिया हो गई है कि जहाँ पे एक तो डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल हर जगह होने लगा है जी, जी, जी। अपनी सैडनेस को दिखाने के लिए। उस चक्कर में होता क्या है कि जो लोग असली में डिप्रेस्ड हैं जी, जी, उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिसके थ्रू वो बता पाएं या जी, हेल्प ले पाएं। जी, जी, जी। तो ये जो आपने हेल्प ली साइकाइट्रिस्ट से, अपने डॉक्टर्स से, वो किस तरह से, मतलब वो कितना लंबा प्रोसेस है, वो प्रोसेस में आपको हेल्प कैसे मिली? ये देखिए, ये जब होता है ना सर, तो इसमें अलग-अलग तरह की उसको बोलते हैं बीमारी, नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अलग-अलग तरह का एक बिहेवियर पैदा हो जाता है। ठीक तो है। उस बिहेवियर को आपको डिटेक्ट करना होता है कि ओ, मेरे अंदर ये बिहेवियर आ रहा है। तो आप दुनिया में किसी भी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, वो रिवील नहीं करेगा कि उसका मरीज को क्या बीमारी है। हम्म। ये कोर्ट में लिखा हुआ है। हम्म। तो इसीलिए उसके बारे में हम ज़्यादा अंदर तक चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, जितना हाँ, आप मेरा फ्रीली ये कर है सकें। कि वो जो बिहेवियर मेरे अंदर डेवलप हुआ, वो मैंने डिटेक्ट कर लिया, तो डॉक्टर ने बोला ये बीमारी आपको 0.01% है, क्योंकि आप खुद ही डिटेक्ट कर ले रहे हो। आप खुद ही समझ रहे हो कि आप बीमार हो। तो इसका मतलब बीमार का आधा इलाज आपने खुद ही कर लिया हुआ है, और साथ में मैं आपको मेडिकेशन दूँगा, आप वो लो। तो 3 महीने का रेंज होता है दादा। अच्छा। 3 महीने में दवाई को, उसी एक ही दवाई को थोड़ा उल्टा-सीधा किया जाता है हाँ। और उससे आप ठीक हो जाते हो। तो कोई भी डिप्रेशन, दुनिया का कितना बड़ा भी डिप्रेशन हो, 3 महीने अगर आपने निकाल लिए, हम्म। तो वो कुछ नहीं कर सकता फिर। तो आप क्या बोलना चाहोगे उन लोग से जो इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं एक्टिंग के दौरान मैं अगर या वो किसी भी या प्रोसेस में? किसी हाँ। भी फील्ड से, प्लीज़ सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो दवाई वो दे रहे हैं, उसको जिस डोज में बोल रहे हैं खाने, उसी डोज में खाएँ। इस दवाई का लोग प्रयोग नशे के लिए भी करने लगते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए ना करें। तो मैं ये बोलना चाहता समझा। ठीक है। अब हम आएंगे प्यार पे। हूँ। जी, जी। तो जैसे प्यार की बात आपने की है, आपका क्या प्यार को लेके एक्सपीरियंस रहा है? जी, जी। हम लोग के उम्र में भटकना नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हम प्यार को ढूँढते बहुत हैं। जी, जी। स्पेशली मैं एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाह रहा हूँ, लेकिन एक मर्द होते हुए मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग इमोशंस को ढूँढते हैं जी, लोगों में। जी, जी, जी। क्योंकि हम लोग को बचपन से उस तरह से नहीं प्यार मिलता है या इमोशंस व्यक्त करने को मिलता है जितना मिलना चाहिए। तो अब आप इस दौरान आप अपने आप को भी ढूंढ रहे हैं, अपने काम को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या चीज़ से मैं शायद खुश रहूँगा या मे बी क्या चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। इसी दौरान आप चाहते हैं कि आपके इमोशंस को भी लोग समझें, आप वल्नरेबल होना चाहते हो, सारी चीज़ें होना चाहते हो। तो आप प्यार को लेके आपका जो अनुभव है वो, और आप क्या समझते हो इस चीज़ को लेके, आप उसके बारे में कुछ बताइए? मेरा ये कहना है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा पहला, वो बहुत बुरा रहा, क्योंकि एक बार में ही मुझे उधर से ना आ गया था, और उसमें मैं पहली बार डिप्रेशन में गया था।
तो फिर मैं डॉक्टर से मिला, मैं ठीक हो गया। तो उसके बाद मैंने अपने ऊपर एक लाइन बना लिया हुआ है कि कहाँ मुझे देखिए, आदमी बोलता है ना कि कैरेक्टर क्या होता है? आपकी एक चॉइस होगी लड़कियों को लेके। मेरी एक स्पेसिफिक चॉइस है लड़कियों को लेके। उस तरह की सुंदर लड़की, इस तरह की पढ़ी-लिखी लड़की, तो ही मुझे उसके प्रति वो भावना आएगी। उससे 19-20 होगा, नहीं आएगी मेरी वो भावना। तो ये मैंने डिटेक्ट कर लिया हुआ है, तो इसीलिए मैं उसी पैरामीटर में चलता हूँ। और अभी तो मैं इसके किसी मूड में नहीं हूँ, अभी तो पूरी तरह से मैं काम में खुद को झोंका हुआ हूँ। लेकिन हाँ, मैंने घरवालों को बोल दिया हुआ है कि हमारे लिए आप देखिए एक लड़की, हम आप जहाँ बोलेंगे वहाँ शादी कर लेंगे। क्योंकि प्रेम को तो मैं ये समझता हूँ कि वो आपको बना भी देता है, आपको बिगाड़ भी देता है। बिगाड़ भी देता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि थैंकफुली कि मेरे साथ एनएसडी में वो घटना हो गई, ताकि मैं बॉम्बे में पिछले 12 सालों में बिना एक डेट के सर्वाइव कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप मर्सिडीज़ क्यों देना चाहते हैं? मैं मर्सिडीज़ इसलिए देना चाहता हूँ कि उसने उस चीज़ की शिकायत किसी से नहीं की, कि मैंने अच्छा, उसको अपने तक रखा उसे। हाँ, उसने उस चीज़ को अपने तक रखा। आपकी बातचीत होती है उनसे? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं होती है, पर मेरी जो-जो वो करती हैं, वो मुझे पता रहता है। समझा, समझा। हम वापस से एक आध सवाल और रैप अप करने के पहले पूछेंगे। जैसे एक्टिंग के बारे में आप ये बताइए कि आज के समय नए-नए एक्टर्स में आपको कौन-कौन किन-किन लोगों की एक्टिंग पसंद है? कौन-कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनका काम देख के आपको बहुत खुशी फ़ील होती है? मुझे राजकुमार राव, जयदीप अहलावत, विजय वर्मा और एक है पीतो भास। ये सब 2005, 6, 7 बैच के हैं एफटीआई के। इन लोगों का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इन लोगों को जो इंडस्ट्री ने मौका दिया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन लोगों को अच्छा-अच्छा मौका मिल रहा है। ये लोग भी बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं, पर इन लोगों का काम देख के नए में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो अब जैसे एक 10-15 साल इनसे भी जो 10-15 साल पुराने लोग हैं एक्टिंग जो कर रहे हैं, अब 2005-7 वाले बैच वाले ये सब हो गए और अभी जो नए-नए आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा कोई पैटर्न लगता है कि जो यार कंटिन्यूअसली आ रहा है पिछले 10 मतलब जो इस जनरेशन अभी जो आ रहे हैं पहले भी आए हैं, उनमें कुछ ऐसा कॉमन पैटर्न है जो आपको लगता है क्राफ्ट को लेके या पर्सनैलिटी को लेके? नहीं, पर्सनैलिटी या क्राफ्ट को लेकर नहीं, मुझे एक चीज़ लगता है कि जो लोग ट्रेंड है ना, जो लोग एफटीआई, बीएनए, एमपीएचडी, एनएसडी, इन लोग से जो ट्रेंड है, उनमें डेप्थ दिख जाता है। अच्छा। उनमें, उनके अभिनय में डेप्थ दिख जाता है। और फ्रीलांस लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो डेप्थ बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। ये चीज़ मैंने अनुभव किया है। फ्रीलांस जैसे जो यूट्यूब से आ रहे हाँ, हैं। या इन्फ्लुएंसर आ गया कोई, या कोई आ हुँ, गया, वो भी अच्छा ही कर रहे होंगे, हुँ, पर मेरा मानना है कि वो डेप्थ नहीं आएगी अगर आपने 5 नाटकों के 50 शोज़ नहीं किए हैं, तो हुँ, वो डेप्थ लाना वो थोड़ा निखार। हाँ, हाँ, लाना थोड़ा मुश्किल है। आपके पास ऐसा कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो? मेरे पास यही सवाल है कि एक्चुअली में मेरे पास कोई सवाल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया बात हुई, बड़ी खुशी हुई आप आए। धन्यवाद आने के लिए और होपफुली हम आगे भी और एपिसोड्स कर सकें चलो, साथ में। चलो, तो धन्यवाद आने के लिए, थैंक्स। शुक्रिया। थैंक